हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका साथी विजय सिंह एक बार फिर से आपके सामने आपके लिए जो यात्रा हमने स्टार्ट की थी उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं आ गया हूँ। आज थोड़ा सा टाइम लग गया टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। कैसे हो, सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे, कंटिन्यूटी रखना। और वीडियो अच्छा लगे या आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। हाँ, अभी एक जो है कंप्लेंट वो है बोर्ड की, तो आप जुड़ जाइए चैनल से। मैं बोर्ड की वो जल्दी ही व्यवस्था कर दूँ, जल्दी ही मतलब आपको बोर्ड पे पढ़ने के लिए या लाइव क्लास मिलेगी इस महीने के लास्ट तक। तो आप जब तक आप वीडियो देखें, कोई प्रश्न हो या कोई समस्या हो या कोई डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा, कमी होगी उसे दूर करूंगा। क्योंकि एक कमी जो मैं बता रहे हैं कि मैं धीरे बोलता हूँ, धीरे इसलिए क्योंकि एक क्लास में कई तरह के स्टूडेंट या कई तरह के मेरे बहन भाई रहते हैं जो कुछ जल्दी समझ जाते हैं, कुछ को समझने में टाइम लगता है। तो इसीलिए टीचर को एक मैनेज करके चलना पड़ता है कि किसको कम समझ में आ रहा है, बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। ना तो हम जो कम लेट समझ में आता है उसको छोड़ सकते हैं, ना जल्दी समझ में आता है उसको छोड़ सकते हैं। चलो, बातें होती रहेंगी, सब पूरी साल भर रहेंगे साथ, बातें होती रहेंगी। अब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था, एक कल जो वीडियो था उसमें एक आक्रामक साक्ष्य के बारे में बताया गया था। हमने पढ़ा था आक्रामक साक्ष्य, और उसकी पुस्तक भी थी मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन। तो ये मैंने कहा था कि दिमाग में रट लेना, क्योंकि जब आप आंसर दोगे निबंधात्मक अगर क्वेश्चन आ गया तो ऐसी चीज़ें डालने से अलग ही इफेक्ट होता है। तो उसमें जो बताया गया था कि उसमें नरसंहार खोपड़ियाँ मिली थी, और 16 लोगों के शव मिले थे जो आभूषण विद आभूषण। तो उन्हें इसमें बताया गया है कि उस समय व्यापक जनसंहार हुआ था। तो ये एक लेख था। फिर हड़प्पा की खोज, फिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष बनते हैं कनिंघम। पहले जॉन मार्शल थे, फिर कनिंघम। कनिंघम ने मतलब कुछ नया करने के चक्कर में उसको कुछ भ्रम थे, जो जैसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ ले कनिंघम को क्या भ्रम था, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, कनिंघम को क्या भ्रम था। तो उसमें एक तो ये था कि उसने हड़प्पा सभ्यता को बहुत ही छोटी सभ्यता समझा। उसने सोचा कि ये एक हड़प्पा सभ्यता छोटी सभ्यता है। फिर दूसरी चीज़, हड़प्पा की जो मोहरें थी उनको समझने का प्रयास असफल रहा। फिर था कि कनिंघम ने काल निर्धारण था, उसको काल निर्धारण करने में भी वो असफल रहे। कुछ नहीं दोस्तों, पीठ में दर्द है। और फिर जो हड़प्पा के अवशेष मिले थे, सबसे बड़ी जो उसकी भूल थी कि हड़प्पा के जो अवशेष थे उनकी तुलना उन्होंने वैदिक सभ्यता से की, जबकि हड़प्पा वैदिक सभ्यता बाद में थी और हड़प्पा सभ्यता उससे पहले, कई वर्ष पहले थी। तो इसलिए उन्होंने इस सभ्यता की तुलना या इसके अवशेषों को वैदिक सभ्यता
से जोड़ दिया, ये उसका सबसे बड़ा भ्रम था। और वो केवल लिखित यानी कि लिखित साक्ष्यों में विश्वास करता था। तो उस समय लिखित साक्ष्य कोई थे नहीं, जो थे वो लिपि थी, वो पढ़ी नहीं गई। तो इस प्रकार कनिंघम को ये भ्रम था। इनमें सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण भ्रम जो था प्रॉब्लम वाला, वो था कि एक तो इसको हड़प्पा सभ्यता को बहुत छोटी मानना, और दूसरा इसकी तुलना वैदिक सभ्यता से करना, जो ये हड़प्पा सभ्यता काफ़ी पुरानी थी। अब आप देखना बुक में एक चित्र दिया हुआ होगा जो फर्स्ट मोहर हड़प्पा की कनिंघम को प्राप्त हुई थी। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो इंडेक्स हैं उनको थोड़ा बारीकी से देखना। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं से उठाता है एग्जामिनर, या फिर क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन तो वहाँ से उठाएगा नहीं, तो वो छोटा क्वेश्चन ही वहाँ से उठाएगा। फिर हमने देखा कि एक ये नवीन और प्राचीन सभ्यता थी, जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये एक नवीन प्राचीन सभ्यता थी। जो मतलब पहला खोज करता था दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मोहरों की खोज की। उसके बाद में मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, तो दोनों की मोहरें समान मिली। दोनों पुरातत्व स्थल एक ही संस्कृति के भाग थे। 1924 में जॉन मार्शल पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष बनते हैं, और उन्होंने ही सिंधु घाटी जो नवीन सभ्यता थी उसको विश्व के सामने लेके आए, घोषणा की सिंधु घाटी सभ्यता की। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा किसने की थी, तो वो थे जॉन मार्शल, जो उस टाइम में पुरातात्विक भारतीय सर्वेक्षण पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद में उन्होंने घोषणा कर दी। फिर यह है कि ये जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता की तुलना की गई, तो ये पता चला कि दोनों ही समकालीन थे, यानी कि दोनों सभ्यताएं समकालीन थी। तो फिर मार्शल के कार्यकाल में बहुत कुछ पुरातत्व विभाग में बहुत कुछ हुआ, बहुत सुधार हुआ, क्योंकि जो जॉन मार्शल थे वो यूनान और क्रेटो में, पहले क्रेटो एक देश था और यूनान, तो इनमें पहले काम कर चुके थे, उनको अनुभव था। फिर जो नए आते हैं कनिंघम, जो पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष बनते हैं कनिंघम। तो मैंने बताया था 3 ही नाम आए हैं, जॉन मार्शल, कनिंघम, एक व्हीलर। ये 2 ही नाम थे, 3 नाम ये ध्यान रखना, क्योंकि ये तीनों ही महत्वपूर्ण है, खासकर जॉन मार्शल। और कनिंघम वाले में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कनिंघम को डायरेक्ट दे रखा है कनिंघम का भ्रम, तो 2 यानी कि जो 50 शब्दों वाला है या फिर 30 वर्ड का जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछ सकता है कि कनिंघम को क्या भ्रम था। तो ये हमें दोस्तों ये क्वेश्चन भी साथ में लेके चलने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपका कल्याण हो गया, कि जैसे चैप्टर को पढ़ते ही उस समय ही ज्ञान हो गया क्वेश्चन का, हाँ यहाँ से ये क्वेश्चन है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। क्योंकि ज़्यादातर रीडिंग मारते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि कहाँ क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। अभी जैसे कनिंघम है, तो आपको निबंधात्मक में कनिंघम का विवरण थोड़ा देना पड़ेगा, वो तो क्वेश्चन बनेगा कनिंघम को क्या भ्रम थे,
तो इसलिए साथ के साथ क्वेश्चनों का भी एनालिसिस करते चलेंगे और फिर कोई समस्या नहीं आएगी। उत्तर लिखना, कैसे उत्तर लिखना है, कैसे क्वेश्चन पेपर को हैंडल करना है, वो सब कुछ मैं सिखाऊंगा आपको। फिर है एक नई तकनीकी, जो एक पॉइंट दे रखा है, नई तकनीकी और प्रश्न। एनसीईआरटी का यही तो लगता है, कहाँ कौन सी चीज़ दे देता, कहाँ कौन सी चीज़ दे रखी है। अब ये नई तकनीकी और प्रश्न क्या थे, तो व्हीलर उस टाइम में 1944 में व्हीलर, मैंने बताया 3 नाम आए थे, वो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष बने। तो उन्होंने खोज का तरीका चेंज किया। उन्होंने खुदाई के बजाय जो टीला था उसके विन्यास का अनुसरण किया। ये व्हीलर अध्यक्ष बना। फिर हम देखते हैं कि जो हड़प्पाकालीन क्षेत्र हैं, या जो हड़प्पा से का हम मैप देखें तो हड़प्पा कहाँ तक फैली हुई थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये इस भौगोलिक कंडीशन थी, जो उष्ण कटिबंधीय कंडीशन थी। आज़ादी के बाद अधिकांशतः जो महत्वपूर्ण शहर थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान। अधिकांशतः जो शहर थे वो कहाँ गए, पाकिस्तान में चले गए। भारतीय पुरातात्विक ने फिर भी कोशिश की और गुजरात में कच्छ में व्यापक सर्वेक्षण किए गए। वहाँ हड़प्पाई सभ्यता की जो बस्तियाँ हैं वो आई सामने। जब मैन शहर वहाँ चले गए पाकिस्तान में, तो फिर भारतीय पुरातात्विक ने भी इसके बारे में और गहनता से जांच शुरू की। तो कच्छ के पास, कच्छ जो गुजरात में, वहाँ पर हड़प्पाई बस्तियों के अवशेष मिले हैं। पंजाब हरियाणा में भी अन्वेषण में जो अन्वेषण किया पुरातात्विक ने, उसमें भी वहाँ पे भी उनको कुछ हड़प्पा संस्कृति के कुछ अवशेष दिखाई पड़े। फिर कालीबंगा है, लोथल है, धोलावीरा है, राखी गढ़ी है, ये सब स्थल खोजे गए। इन अन्वेषणों के आधार पर ही यह जो अन्वेषण चल रहे थे, उन्हीं के आधार पर फिर कालीबंगा, राखी गढ़ी, लोथल, धोलावीरा, इनकी खोज की गई। अब एक है कि ये जब सभ्यता की खोज अभी भी चल रही है। हाँ, एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना, जो ये कच्छ वाला दे रखा है या फिर पंजाब हरियाणा में जो हड़प्पाई अवशेष मिले हैं, जो कच्छ पूछ सकता है कि हाल ही में कहाँ पर हड़प्पाई बस्ती के अवशेष मिले, तो वो कच्छ में। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा हाल ही में खोजे गए, क्योंकि ये जो 4 नाम दे रखे हैं, कालीबंगा, राखी गढ़ी, दो लोथल और धोलावीरा, ये स्थल ध्यान रखना, ये नवीन स्थल में पूछ सकता है। फिर इसके बाद में 1980 के दशक में विदेशियों ने भी इसमें रुचि लेना प्रारंभ कर दिया गया, या विदेशी भी इसमें सम्मिलित होने लग गए। जो भारतीय पुरातात्विक या उपमहाद्वीपीय पुरातात्विक विद हैं, उनके साथ मिलकर इस सभ्यता के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। हो सकता है आने वाले समय में हमारे सामने और भी रोचक तथ्य हड़प्पा के सामने आ जाएं। अब हम चलो, हड़प्पा सभ्यता थी तो अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या, यानी कि हड़प्पाई लिपि, सब प्राचीनतम हड़प्पाई लिपि जो पढ़ी नहीं गई, तो अब साक्ष्य क्या, पुरातात्विक किस आधार पे उसको निर्धारण करे, तो उन्होंने भौतिक साक्ष्य
भौतिक साक्ष्य में मतलब जैसे मर्द भांड हो गए, औजार हो गए, आभूषण हो गए और घरेलू सामान है, ये सब भौतिक साक्ष्य। इन्हीं के आधार पे तो हड़प्पा के बारे में जानकारी जुटाई, क्योंकि हड़प्पा की लिपि पढ़ी नहीं गई है। जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि 38 बार इसका प्रयास किया जा चुका, 38वां व्यक्ति नटवर झा था। फिर कुछ जैसे वस्तुएं हैं, कपड़े हैं, लकड़ी है, सरकंडे, ये पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। हम जानते हैं कि ये सड़ जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो गर्मी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे सिर्फ पत्थर और लोहे से, पत्थर या पक्की मिट्टी से बने हुए ही हथियार या जो धातु हैं वो ही टिक सकते हैं। हाल ही में मतलब जो ये भौतिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इन्हीं के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में खोज की जा रही है। लिपि पढ़ी नहीं गई है, भी अपठनीय है। फिर एक देखते हैं कि खोज का वर्गीकरण, खोज का वर्गीकरण कैसे। तो इसमें खोज का वर्गीकरण एक तो देखते हैं कि सामान्य सिद्धांत में प्रयुक्त पदार्थ, पत्थर, मिट्टी, धातु, हस्ती, हाथी दांत आदि, और एक जटिल आधार पर, जटिलता जिनमें औजार हैं, आभूषण हैं, या फिर दोनों हैं, या जो अनुष्ठान करते हैं, इनमें प्रयोग जो मिले हैं, तो ये निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं कि इनका प्रयोग कोई बड़े अनुष्ठान में किया जाता है या नहीं, इसका अभी तक निर्धारण नहीं किया जा सका है। और फिर देखते हैं कि कभी कभी जब पुरातात्विक युद्ध हैं, कभी कभी अप्रत्यक्ष साक्ष्यों से भी उनको सहारा लेना पड़ता है। जैसे अभी हाल ही में एक उदाहरण है, हाल ही में हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर कपास के बीज या कपास के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। तो पहनावे के बारे में जानकारी अप्रत्यक्ष हो गई, क्योंकि कपास के अगर साक्ष्य मिले हैं तो उनसे कपड़े भी बने होंगे। फिर अप्रत्यक्ष रूप में जो चित्रण किया गया है मूर्तियों का, उस पर निर्भर रहना पड़ता है पुरातात्विक को, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में तो वो आ गए, जैसे पत्थर हैं, मनके हैं, औजार हैं, धातु है, आभूषण हैं, ये पत्थर के फलक हैं, ये प्रत्यक्ष में आ गए। लेकिन कई कई बार जैसे उसको एक्सप्लेन करने के लिए अप्रत्यक्ष का भी सहारा लेना पड़ता है। जो उदाहरण हमने अभी बताया कि हड़प्पा सभ्यता में कपास के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इन्हीं के आधार पर जो मूर्तियों का चित्रण है, इन्हीं साक्ष्यों के आधार पे तो कुछ अप्रत्यक्ष साक्ष्यों के आधार पर भी पुरातात्विक को अनुमान लगाना पड़ता है। अब चैप्टर में इतना कुछ खास नहीं है, अब कंप्लीट चैप्टर अपना होने वाला है। अब उसमें बस यही है कि जो व्याख्या की समस्या है या जो धार्मिक है, मूर्ति कला है, इनके बारे में मतलब ज़्यादा जानकारी पुरातात्विक विदों को नहीं मिली। कुछ वस्तुएं मिली हैं उनको, जैसे एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिसको उसका श्रृंगार किया हुआ है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाते हैं पुरातात्विकविद कि ये मातृ देवी होगी। और एक मानवीयकृत मूर्ति वो प्राप्त हुई है जो मतलब घुटनों के बल बैठे हुए एक मानवीकृत मूर्ति प्राप्त हुई है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कोई राजा या पुरोहित होगा। तो व्याख्या में इनकी समस्या है। सबके हर व्याख्याकर्ता के
विचार अलग अलग हैं। एक मूर्ति मिली है, दूसरा एक मानवीकृत मूर्ति मिली है जिसको राजा या पुरोहित मान रहे हैं। इसके बाद में अनुष्ठान के कुछ मोहरों में कुछ अनुष्ठान के दृश्य प्राप्त हुए हैं जो मोहरों पे थे। तो और कुछ जगह जैसे लोथल है, कालीबंगा है, इनमें वेदिकाएं जो यज्ञ में काम में लेते हैं वो वेदिकाएं मिली हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वो अनुष्ठान भी करते थे। अब एक इनकी मोहरों पे पशु पक्षियों के चित्र थे, पेड़ पौधों के चित्र थे, हर तरह से मतलब हर मोहर पे अलग अलग चित्र बने हुए थे। एक योगी की मुद्रा जो प्राप्त हुई है उसको आद्य शिव की उपाधि दी गई है। कभी उसके चारों तरफ जानवर होते हैं, कभी अकेला होता है, तो आज उसको आद्य शिव की पुरातात्विक युद्ध ने आद्य शिव की उपाधि दी है। तो इस तरह व्याख्या करने में भी पुरातात्विक विद को समस्या हो रही है या समस्या होती है। तो इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट है। इसके पीछे जो दे रखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आरंभिक कालक्रम, ये जो कालक्रम की तिथि थी वो निर्धारित तिथि कब कहाँ थी उसके बारे में हम कल थोड़ा विस्तार में चर्चा करेंगे और जितना हो सके उतना इस चैप्टर का दोबारा से एक बार रिवीजन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय।